नमस्कार साथियों, मैं रमेश चौधरी आज आपके सामने हिंदी भाषा का व्याकरण टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत अपन वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, भाषा सीखने से पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण माना गया है और वर्णों से ही अपन अध्ययन का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। जब तक हम उसकी बेसिक पे नहीं जाएंगे तब तक हमें आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आज हम बात करते हैं वर्ण विचार के ऊपर। जी हाँ, हिंदी भाषा का सबसे छोटे से छोटा रूप वर्ण को माना गया है। वर्ण की परिभाषा है व्याकरण का वह भाग जिसके अंतर्गत वर्ण विचार के आकार, नियम, भेद या उनसे बनने वाले शब्दों का निरूपण होता है, उसे वर्ण कहते हैं। जी हाँ, व्याकरण के आकार, भेद व उनसे बनने वाले शब्दों का निरूपण होता है। जी हाँ, वर्ण विचार में व्याकरण का वह भाग जिसमें उसके आकार, वर्णों का निरूपण होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार जिसमें सबसे पहले देखते हैं अपन ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? यानी भाषा का वह सबसे छोटे से छोटा रूप जिसके और खंड करना संभव नहीं हो, उसे ध्वनि कहते हैं। यानी जब मैं अभी बोलकर आपके सामने व्यक्त करता हूं, इस बोलने को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा का वह छोटे से छोटा भाग जिसके और खंड करना संभव नहीं हो। ध्वनि यानी भाषा का वह सबसे छोटे से छोटा रूप जिसके और खंड करना संभव नहीं हो, उसे ध्वनि कहते हैं। और इनको मैं बोलकर व्यक्त कर रहा हूं, बोलने को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्ण कहते हैं कि भाषा का वह सबसे छोटे से छोटा रूप जिसके और खंड करना संभव नहीं हो, और उसकी लिखित अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यानी ध्वनि की लिखित अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के, जिसमें पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। वर्णों के दो प्रकार हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। मैं बात करूं स्वर की, स्वर में क्या है? यानी फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु मुख्य अवयवों से बिना संघर्ष किए हुए बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी ये मुख है, ये फेफड़ों से उठने वाली प्राणवायु मुख्य अवयव का मतलब होता है, देखो, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। ये जो मुख्य अवयव हैं, इसे बिना संघर्ष किए हुए सीधी हवा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा यानी वह वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से सीधी बाहर निकलती है, मुख्य अवयवों से बिना संघर्ष किए हुए, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों के प्रकार। स्वर, हिंदी में स्वर 11 प्रकार के हैं और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। देखो कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री,
ए आई ओ औ। ये 11 स्वर हैं। 11 स्वरों की मात्राएं, स्वरों को मात्राओं के नाम से भी जाना जाता है। स्वरों की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या 10 है। देखो, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 10 मात्राएं हैं। इन 10 मात्राओं के माध्यम से इन स्वरों को व्यक्त करते हैं। बात कर रहे थे अपन वर्ण विचार की। वर्ण विचार को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला था स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर के बारे में बताया मैंने कि फेफड़ों से उठने वाली प्राणवायु मुख अवयवों से बिना संघर्ष किए हुए बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 प्रकार के हैं, यानी हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, और 11 स्वरों को इन मात्राओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इन 11 स्वरों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। तो देखो, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों के उच्चारण करते वक्त इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसके बारे में मैं बताऊं। सबसे पहले पहला है उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। जी हाँ, उच्चारण काल के आधार पर जिस प्रकार अपन स्वरों का उच्चारण करते हैं, उस काल का मतलब होता है समय, यानी उच्चारण करते वक्त कितना समय लगता है, इसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। जी हाँ, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। यानी जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, ह्रस्व, दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। जी हाँ, जब अपन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। स्वरों में ए, ई, उ और री, ये 4 स्वर हैं। इन 4 स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हीं स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हीं स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। जी हाँ, परीक्षा में प्रश्न पूछे मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं ए, ई, उ और री को। ये 4 स्वर हैं। 4 स्वर मूल स्वरों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं स्वरों को लघु स्वर भी कहते हैं। इन्हीं स्वरों को लघु स्वर कहते हैं। जी, इन्हीं स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हीं स्वरों को लघु स्वर कहते हैं। ये स्वर एक मात्रिक है। ये स्वर एक मात्रिक स्वर है। जी हाँ, बात करें थे ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वरों में बोलने में दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की तुलना में जिन स्वरों के उच्चारण में डबल समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जी हाँ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 स्वर हैं। इन 7 स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है, इसलिए इन्हें कौन से स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें
दो मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जी हाँ, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में आ गया आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 स्वर हैं, 7 स्वर दीर्घ स्वर में आते हैं। इन्हीं स्वरों को दो मात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनमें दो मात्राओं का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं तीसरा प्रकार प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर के उच्चारण में, हालांकि इसमें हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है, प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों में बोलने में दुगुना समय लग रहा था, तो प्लुत स्वरों के उच्चारण में इनमें तिगुना समय लगता है। इसके उदाहरण है ओम। ओम स्वर का ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें 3 मात्राओं का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त रोना, हंसना, ये शब्द भी किस स्वर के अंतर्गत आते हैं? प्लुत स्वरों के अंतर्गत आते हैं। यानी प्लुत स्वरों को बोलने में तिगुना समय लगता है, इसलिए इन्हें कौन से स्वर कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। पहला भाग। दूसरा था होष्टाकृति के आधार पर। जी हाँ, दूसरा प्रकार है होष्टाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होष्टाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में अपने होठों की आकृति किस प्रकार से होती है उसके आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला स्वर है वृत्ताकार स्वर, दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। जी हाँ, होष्टाकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल होती है, उनको, उन स्वरों को क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल नहीं होती है, इसलिए अवृत्ताकार कहते हैं। वृत्ताकार में कौन कौन से स्वर हैं? उ, ओ, औ। ये 4 स्वर हैं। इन 4 स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल होती है, इसलिए इन्हें कौन से स्वर कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में वृत्त के समान आकृति गोल नहीं होती है उन्हें अवृत्ताकार कहते हैं। ए, आ, ई, री, ए, आई, ये स्वर है। इन स्वरों के उच्चारण में आकृति वृत्त के समान गोल नहीं होती है, इसलिए इन्हें कौन से स्वर कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तीसरा भाग है मुखाकृति के आधार पर। जी हाँ, तीसरा प्रकार है मुखाकृति के आधार पर, यानी जब स्वरों के उच्चारण करते हैं तो मुख की आकृति किस प्रकार से होती है, इसके आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है विवृत स्वर, दूसरा है अर्धविवृत स्वर, तीसरा है संवरित स्वर, चौथा है अर्ध संवरित स्वर। जी हाँ, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है वृत्ताकार संवरित विवृत स्वर, दूसरा है अर्धविवृत स्वर, तीसरा है संवरित स्वर और चौथा है अर्ध संवरित स्वर। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। यानी स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवरित स्वर के तुलना में कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। संवरित स्वर के अंतर्गत मुख सबसे कम खुलता है, यानी इसके उच्चारण में मुख प्राय बंद सा रहता है, इसलिए इन्हें कौन सा स्वर कहते हैं? संवरित स्वर कहते हैं। अर्धसंवरित स्वर में संवरित की तुलना में मुख थोड़ा सा अधिक खुलता है, इसलिए कौन से स्वर कहते हैं? इसे अर्धसंवरित स्वर कहते हैं। विवृत स्वर के अंतर्गत आएगा आ का उच्चारण करते हैं तो मुख बंद नहीं होता है और मुख सबसे अधिक खुलता है, इसलिए कौन सा स्वर कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत
ए औ, इन 3 स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा खुलता है। ए, आई, औ। संवरित स्वर, संवरित स्वर के अंतर्गत क्या होता है कि प्राय मुख बंद सा रहता है। इसमें कौन कौन से हैं देखो, इसमें है ई, री, उ, ये स्वर है। इन स्वरों के उच्चारण में मुख प्राय बंद सा रहता है। अर्धसंवरित स्वर, अर्धसंवरित स्वर के अंतर्गत आते हैं ए, औ। इन स्वरों के उच्चारण करने में संवरित स्वर की तुलना में मुख थोड़ा सा अधिक खुलता है, इसलिए इन्हें कौन से स्वर कहते हैं? अर्धसंवरित स्वर कहते हैं। अगला है चौथा है जिह्वा आकृति के आधार पर। जी हाँ, जब अपन स्वरों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर जिह्वा की आकृति किस प्रकार होती है या जीभ का किस भाग से स्वरों का उच्चारण होता है, उसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है पश्चिम भाग। अग्र स्वर, मध्य स्वर, तीसरा है पश्चिम स्वर। ये जीभ है, ये जीभ की आगे का भाग हो गया, इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ये जीभ का मध्य का भाग है, इसलिए इन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ये जीभ का पिछला भाग है, इसलिए इन्हें पश्चिम स्वर कहते हैं। जिस प्रकार ये जीभ की आकृति है, किन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से किया जाता है, किन स्वरों का उच्चारण मध्य भाग से किया जाता है और किन का पश्चिम भाग से किया जाता है, इसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया। जिस स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय होगा उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग सक्रिय रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला वाला भाग सक्रिय रहता है इसलिए उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? पश्चिम स्वर कहते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा है? अग्र स्वर, अग्र स्वर के अंतर्गत है ई, री, ए, आई। ये स्वर है। इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है, इसलिए इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर के अंतर्गत आता है ए। ए स्वर का उच्चारण अपन जीभ के मध्य भाग से करते हैं, इसलिए ये मध्य स्वर की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला है पश्चिम स्वर। पश्चिम स्वर में आ गया आ, उ, ओ, औ। इन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से किया जाता है, इसलिए पश्चिम स्वर कहते हैं। बात करें तो अपन जिह्वा की आकृति के आधार पर, जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है अग्र भाग, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है पश्चिम भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है उसने अग्र स्वर, मध्य भाग सक्रिय रहता है उन्हें मध्य स्वर, और पश्चिम भाग सक्रिय रहता है उसे पश्चिम स्वर। अग्र भाग के अंतर्गत आते हैं ई, री, ए, आई। मध्य भाग के अंतर्गत आते हैं ए, और पश्चिम भाग के अंतर्गत आता है आ, उ, ओ और औ। इस आधार पर स्वरों को इस 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है उच्चारण के आधार पर। 5वां है उच्चारण के आधार पर। जी हाँ, उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है अनुनासिक स्वर, दूसरा है निर्नुनासिक स्वर। सभी स्वर निर्नुनासिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। स्वरों की संख्या 11 थी। 11 स्वरों का उच्चारण करने पर निर्नुनासिक के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि सभी स्वरों का उच्चारण केवल मुख से किया जाता है, नाक से नहीं किया जाता। लेकिन जब अपन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो वो स्वर किसकी सहायता से? नाक और मुख की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे ए, आ, ई, ये स्वर हैं। ये स्वरों के ऊपर अगर मैं चंद्र बिंदु का प्रयोग करूं तो इन स्वरों का उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकल रही है, इसलिए इन्हें कौन से स्वर कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। निर्नुनासिक जिनमें केवल मुख से हवा बाहर निकलती है, ए, आ, ई, री।
बात समझ में आ गई होगी। अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है कि हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। निरनुनासिक में क्या होता है कि हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है। अनुनासिक में जब स्वरों के ऊपर अपन चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो वो स्वर नाक और मुख दोनों के माध्यम से बोले जाते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग ईश्वर है, ईश्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं, ईश्वर के ऊपर चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। उच्चारण के आधार पर समझ में आ गया होगा। अगला है अयोग वाही स्वर। जी हाँ, कुछ स्वर ऐसे भी हैं जो अयोगवाही स्वर है, उनका उच्चारण शुद्ध स्वरों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। आपने बारखड़ी लिखते वक्त देखा होगा ए और अंग, ये हिंदी में दो स्वर हैं। ये दो स्वर स्वरों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन स्वरों को अयोगवाही स्वरों की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। आजकल देखा होगा आपने री का प्रयोग मूलतः संस्कृत में किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रचलन है जो री की तरह किया जाने लगा है। आज अपन बात किए स्वरों के कितने प्रकार हैं। स्वरों की संख्या मैंने बताई 11, और इन 11 स्वरों को 5 भागों में विभाजित किया गया। किस प्रकार से इनका उच्चारण होता है उसके आधार पर स्वरों को बताया। धन्यवाद।